करीब मीडिया हाउसेस बनाए। उसके बाद उन्होंने जनाब उसके ऊपर पूरा एक इतना बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया कि 15 के करीब एनजीओज बना दी, 4 के करीब एनजीओज ने उसमें से यूनाइटेड नेशन में स्पीच कर दी। उसके अंदर आपने बड़े बड़े जनाब स्पीकर बुला लिए, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस बुला लिए, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा और फेक मीडिया के अंदर इतना कंट्रोल कर जाते हैं कि हर पार्टिसिपेंट को लगता है कि वो कोई नेशनल सर्विस को सर्व कर रहा है, यानी कोई कॉज को सर्व कर रहा है। कहीं उनको कहा गया जी आपने बलूचिस्तान के मजलूमों को सर्व करना है, कहीं कहा गया जी कि आप पाकिस्तान जो टेररिस्ट कंट्री है आपने इसके खिलाफ बोलना है। यानी 80 से 90% जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो किसी भी तरह उस साजिश का हिस्सा नहीं होते थे जो बेसिकली पीछे से परपिट्रेट यानी पीछे से स्टार्ट की जा रही होती थी। और यही खतरनाक चीज होती है, यानी वो आप इवेंचुअली परसेप्शन बिल्डिंग से मामला को वहां ले जाते हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद बहुत सारे लोग जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम के ऊपर, चाहे वो इंडियन नेशनल इंटरेस्ट हो, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट हो, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट हो, उसके नाम के ऊपर वो खुद आगे आके उसको सपोर्ट करते हैं। Indian EU Disinfo Lab is one of the classic examples. अगर आप को मौका मिले तो उसको जरूर स्टडी करें, ऑफ फॉल्स एंड फेक प्रोपेगेंडा फॉर द पर्पस ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। एक तो ये चीज होगी। आज हम जब बात कर रहे हैं ना कि हमने कितना इससे असरअंदाज हो रहे हैं, तो आज का सोशल मीडिया इंतहा से ज्यादा अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है और उसका जो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जहाँ उसका फायदा भी है। मतलब मैं आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट यूजर ऑफ सोशल मीडिया, ये कि जहाँ मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती मैं इसको एज ए मीडियम यूज करता हूँ। लेकिन वहीं मैं ये समझता हूँ कि चूंकि सोशल मीडिया पर भी अगेन कंट्रोल जो है वो अभी हमारा पूरा नहीं है। हमारी कुछ बहुत सारी पोस्ट, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगती हैं और उनको उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती क्योंकि वो सर्टन नैरेटिव के खिलाफ होती हैं। मतलब इसलिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में ये मामला और तेजी से खतरनाक होगा। हमें जरूरत इस बात की है पाकिस्तान की हद तक कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस किया जाए, अवामी राय इस तरह की जाए कि जी हर आदमी अपने आप को जिम्मेदार ठहराए। लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहा मैं इसको जिसको कहते हैं ना, मैं इसको सोशल मीडिया बिहेवियर सेंस की बात कर रहा हूँ फॉर द यूजर। ये बड़ा जरूरी है, वरना हमने देखा तो ये भी बात आ गई जी कि बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको उसके बाद उन्हें एडिटिंग कर दी जाती है जैसे कि हकीकत महसूस हो। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हर एक के ऊपर पड़ रहा है, हर यूजर के ऊपर पड़ रहा है। एक 4 साल का बच्चा भी सोशल मीडिया से इफेक्ट हो रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर जरूर काम करना पड़ेगा कि हम किस तरह सोशल मीडिया में राइट और रॉन्ग की कोई हम यूटेबल क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं फॉर द पर्पस ऑफ पाकिस्तान, जो कि न्यूट्रल हो। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें आइंदा आने वाले दिनों में सख्त जरूरत पड़ेगी, वरना मिसगाइडेड प्रोपेगेंडा, मिसगाइडेड सोशल मीडिया कैन हार्म द सोसाइटी एंड इट इज हार्मिंग द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। On a very quick note, again, I would take not more than 1 minute. Or Mashraqi Saab, whatever that you have said, and for the rest of the audience, I just can't agree more with you. And the way that you ended up, आपने जो end किया है कि हमें कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी कि जहाँ पे हम लोगों को highlight करें, तो उसकी case study है. Natiq is there. We are running a APSS platform, and we have ensured for the past 2 months कि कोई भी unsolicited और unverified चीज ना आए. और बाकी मैं आपकी बातें साथ साथ टाइप भी कर रहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ on record as you have said
कि लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, सस्टेनेबल होता है, सोशल मीडिया का बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म है, और सोशल मीडिया के जो डैमेजेस हैं उसी को हम बेसिकली आज हाईलाइट कर रहे हैं। और सोशल मीडिया अनकंट्रोल हो चुका है एज यू से, और हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है, एंड ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी इज एक्चुअली बीइंग अफेक्टेड थ्रू दिस। मैं आपकी बातों को, उसकी समरी को रिपीट करके यहाँ पे ला रहा हूँ सो दैट इट शुड रिमेन रिकॉर्डेड, और ये आगे भी हम इसको यूज कर सकें। एंड बिसाइड्स व्हाइल टेकिंग द लीड एज यू हैव सेड ऑल ऑफ दिस, तो मैं, जैसे मैंने वेबनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया आपको बिल्ड ऑफ वर्क दिया, तो यहाँ पे मैं अगेन चिप इन करूंगा आपके लिए, रेस्ट ऑफ द ऑडियंस के लिए ऑन रिकॉर्ड, कि एज यू सी वी आर लिविंग, और आपने कहा परसेप्शन बिल्डिंग, नरेशन बिल्डिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, तो परसेप्शन बिल्डिंग जो थी ये कोई आज की बात नहीं है। ये परसेप्शन बिल्डिंग जिस तरह जंगें लड़ी जाती हैं, ये आर्ट ऑफ वॉर सुन जू जो हमें 2500 साल पुरानी उसकी चीजें मिलती हैं, तो उसमें भी ये मौजूद है कि हाउ टू विन अ वॉर फ्रॉम द बैटल, कि आप एनिमी को पता ना लगने दें, और नॉन काइनेटिक तरीके से पूरी की पूरी आर्मी जो है ना, विनिंग अ बैटल विदाउट फाइटिंग अ वॉर। तो ये कॉन्सेप्ट वाज देयर, और डिसइंफॉर्मेशन सेल अभी आपने जो लेटेस्ट उसको बताया वो हो गया। आफ्टर कनेक्टिंग ऑल ऑफ दीज डॉट्स, मैं ये समझता हूं मेरी नाकिस राय में, एंड अगेन हाउस इज ओपन, कि वी आर लिविंग इन डिजिटल एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देयर वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल, देयर वाज सेकंड, देयर वाज थर्ड, देयर फोर्थ, अगेन ये टॉपिक से बात चली जाएगी, अपने टाइम पे लोग इसको सर्च कर सकते हैं। तो लिविंग इन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसके अंदर आपका जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अपफ्रंट उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने इंसान को और डिजिटल को और फिजिकल स्पेस को, तीनों को मर्ज करना है, तीनों को उन्होंने लाके मर्ज करना है। और 2030 2040 पे पीपल आर वर्किंग इन द साइंटिफिक लैबोरेटरीज वेयर दे आर वर्किंग टू मेक द ह्यूमनॉइड्स, जिसपे आपकी ब्रेन की कंप्यूटेशनल न्यूरल नेटवर्किंग की एल्गोरिथम्स को सिक्योर करके, तो दे आर गोइंग टू मेक इट मर्ज विद दैट, दिस इज व्हाट दे आर वर्किंग अपॉन। हाँ, गेटिंग बैक टू कि राइट नाउ तो हमारा जो ब्रेन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि वो ऑलरेडी कंडीशनड हो गया है, और किसी वक्त ये था परसेप्शन से तो कोई और उस ब्रेन को चलाता था, तो उस ब्रेन को चलाने के लिए वो लिखता था या पढ़ता था या किताब होती थी या कोई फिफ्थ एलिमेंट होते थे। बट नॉट द सोशल मीडिया इज सो परसुएसिव कि ये हमारी रेंज के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर जो है ये सरायत कर चुका है, और अभी हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, बट वी आर कंट्रोल इज इनटू द हैंड ऑफ समवन हु इज एक्चुअली पुलिंग अस। और आपने बहुत सारे वाकयात हमें बता दिए। तो ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और जो डिजिटल एज है, हम चाहेंगे कि इसको भी हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन में आगे रखें। दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ टेक्निकल कमेंट एंड आई एम एक्चुअली एंडोर्सिंग यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज नाते कैरी ऑन। चलिए, अब तक हम दो एंगल से बात कर चुके हैं। एक तो ये कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दे रहा है, और देयर आर सम पावर्स जो कि उसको आगे नहीं जाने दे रही। फिर हम एक बात करते हैं कि जी परसेप्शन इज रियलिटी, परसेप्शन इस तरह क्रिएट की जा रही हैं कि वो रियलिटी शो हों और अपना मैसेज उस तरीके से लोगों के दिमागों में ह्यूमनॉइड बना के डाला जाए। अब इसको आगे चलाते हैं। इमरान जावेद साहब, सर प्लीज आप इस पे अपना इजहार ख्याल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरली मैं 3 एंगल से बात करना चाहूँगा इसके ऊपर। एक तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होगा सोशल मीडिया का, क्योंकि इंसान बेसिकली तो रूह से बना हुआ है, एंड देन देयर इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, एंड देन देयर इज अ फिजिकल पर्सपेक्टिव एज वेल। जो फिजिकल हमारे मुल्क की, हमारी दुनिया की जो फिजिकल साइड पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे ये गवर्नमेंट्स को टॉपल कर देते हैं, गवर्नमेंट्स टॉपल होते हमने देखी हैं, और गवर्नमेंट्स बचते भी देखी हैं। हमने तुर्की की गवर्नमेंट को देखा कि वो टॉपल होते होते बच गई। हमने सीरिया के अंदर देखा, इजिप्ट के अंदर देखा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, गूगल सर्च कर रहा था, तो मुझे एक गूगल सर्च के ऊपर यूएस नेवल वॉर कॉलेज का एक आर्टिकल मुझे मिला, और मैंने देखा कि जो द गोल ऑफ वेपनाइजेशन क्या है, वो क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि द गोल ऑफ वेपनाइज्ड सोशल मीडिया इज नॉट टू रिप्लेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द ट्रूथ विद अ सिंगल कोहेरेंट लाई। ये नहीं है, बल्कि इंस्टेड इट इज टू सो डाउट एंड कंफ्यूजन अबाउट द ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू। सो ये बड़ी एक अच्छी मुझे एक डेफिनेशन मिली। और फिर उन्होंने ये कहा कि रिफरिंग स्पेशली टू रशियन डिसइंफॉर्मेशन एफर्ट्स टू and one experts describes as a goal of fomenting confusion, chaos and distrust। तो ये एक जब स्टेट्स पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती हैं,
जब स्टेट्स बिहाइंड द स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये एक पूरा एक